जय जिनेश। आज के चैप्टर में हम देखेंगे भावना योग कैसे काम करता है। चैप्टर 6, भावना योग कैसे काम करता है। भावना योग कोई चमत्कार नहीं, यह भीतर से उठता एक संस्कार है। जब हम कहते हैं भावना योग करो, तो यह समझना आवश्यक है कि यह कोई बाहरी आडंबर या रटने बिठाने की तकनीक मात्र नहीं है। यह तो अंतस की गहराइयों में उतरकर स्वयं को बदलने की, स्वयं को परिष्कृत करने की एक जीवंत प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे चंचल मन को आत्मा की स्थिरता से और उस आत्मा को उसकी स्वाभाविक शुद्धता से जोड़ने का एक दिव्य सेतु बनती है। यह एक यात्रा है स्वयं से स्वयं तक पहुंचने की। तो भावना योग एसेंशियली है क्या? एक प्रोसेस है। ये कोई स्टेप नहीं है या ये कोई एक्सरसाइज नहीं है कि अच्छा चीज है, मैंने तो 5 दिन भावना योग कर लिया तो 10 दिन भावना योग किया। तो ऐसे नहीं है जैसे फिजिकल एक्सरसाइजेस होती है ना कि हाँ 10 दिन आपने कोई एक्सरसाइज कर ली तो आपको आराम मिल गया, आपके कुछ पेन था बॉडी पार्ट वगैरह में वो ठीक हो गया। तो भावना योग तो सिर्फ मन की गहराइयों में उतरने का योग है, राइट। तो ये एक प्रक्रिया है और एक जीवंत प्रक्रिया है जिसमें कि आपका लाइफ प्रोसेस चेंज होगा इसको अगर आप करते हैं रेगुलरली। तो इस प्रक्रिया में पहला है कि हमारे चंचल मन को आत्मा की स्थिरता से जोड़ना है और फिर उस आत्मा को उसकी स्वाभाविक शुद्धता से जोड़ना है। तो अभी का जो हम अपना जीवन जीते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल लाइक 90 to 99 95% पीपल एटलीस्ट ऑन दिस प्लैनेट, वो अपनी मन की स्थिरता में ही नहीं है। वो अपनी मन की को आत्मा की स्थिरता से जोड़े हुए ही नहीं है। उनका मन इतना चंचल है कि वो पीसफुली बैठ ही नहीं सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो ध्यान लगा ही नहीं सकते क्योंकि उनका मन इतना भटकता है कि वो ध्यान में या अपनी आत्मा की गहराई में उतर ही नहीं सकते। तो पहला स्टेप है कि मन को आत्मा की स्थिरता से जोड़ो, कि अपने मन में स्थिरता लेके आओ ताकि वो अपनी आत्मा से जुड़ने लगे। जब तक मन में स्थिरता नहीं है तब तक वो आत्मा से जुड़ ही नहीं सकती। और उसके बाद जब वो आत्मा से जुड़े तब हम आत्मा को की स्वाभाविक शुद्धता से जुड़ने का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं भावना योग के माध्यम से। अपनी भावनाओं को हम जैसे जैसे शुद्ध करते जाएंगे वैसे वैसे आत्मा भी अपने शुद्धिकरण की तरफ बढ़ती है। भावना योग एक अंतर्ज्ञान आधारित साधना। तो यह एक साधना है जिसकी फाउंडेशन क्या है? अंतर्ज्ञान। अपनी आत्मा का ज्ञान इसकी फाउंडेशन है। तो पहले अपनी आत्मा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अक्सर साधकों के मन में यह प्रश्न उठता है, जिज्ञासु पूछते हैं आखिर ये भावना योग होता क्या है, इसे कैसे समझें। तो इसका सहज उत्तर है, भावना योग कोई कर्म कांड या शारीरिक व्यायाम की विधि नहीं, बल्कि यह तो विशुद्ध रूप से अंतर यात्रा की, अपने भीतर डूबने की क्रिया है। यह वह साधना है जो शरीर के स्थूल धरातल से परे मन और आत्मा के सूक्ष्म जगत में की जाती है। तो यह बॉडी के लेवल पे करने वाली साधना नहीं है, ये मन और आत्मा के लेवल पे करने वाली साधना है। और मन और आत्मा का जो स्फेयर है वो बहुत ही सूक्ष्म है। सोचिए हमारे भीतर हर दिन हर पल न जाने कितनी ही भावनाएं लहरों की भांति उठती हैं और विलीन हो जाती हैं। कुछ तो पानी के बुलबुली सी क्षणिक होती हैं, तो कुछ सागर की लहरों सी गहरी और प्रभावशाली। पर हम कितनी बार उन्हें सजगता से साक्षी भाव से देखते हैं? प्राय तो हम उनमें बह जाते हैं या उनसे अनभिज्ञ रहते हैं। तो हर दिन हमारे अंदर हजारों भावनाएं उठती हैं। तो साइंटिफिकली एक दिन में एक इंसान 60 to 70 thousand थॉट्स सोचता है। और वो 60 to 70 thousand सोच थॉट्स, उन विचारों के पीछे कोई ना कोई भावना होती है। तो अगर हम 1 to 1 मैपिंग भी करें कि अगर हमारे पास में 60,000 विचार आए तो 60,000 हमने भावनाएं भी करी उस दिन में। तो इतनी सारी भावनाएं हैं तो कुछ तो पानी के बुलबुले की तरह क्षणिक होती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है कब आती है और कब चली जाती है, और कुछ बहुत ही स्ट्रांग होती हैं।
लेकिन हम उनको कितने साक्षी भाव से ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो छोटी भावनाओं को ऑब्जर्व करना शुरू में बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग भावनाएं होती हैं जो कि हम बहुत कंसिस्टेंटली रेगुलरली फील करते हैं, उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और उन्हें उनके प्रति सजग हो सकते हैं। भावना योग हमें वही दिव्य दृष्टि, वही अंतर्ज्ञान, अंतर प्रज्ञा प्रदान करता है जो भावनाओं को सिर्फ महसूस नहीं करता बल्कि उन्हें पहचानता है। तो हमें भावना योग में सिर्फ भावनाओं को महसूस नहीं करना बल्कि उन्हें पहचानना है, उनके स्रोत को समझता है कि उसका सोर्स क्या है, वो भावना आ कहाँ से रही है, क्यों आ रही है, और फिर उन्हें एक सकारात्मक ऊर्ध्वगामी दिशा भी देता है। तो उनको समझने के बाद में उन्हें एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं हम उस भावना को। ये भावनाओं का प्रबंधन नहीं, उनका रूपांतरण है। तो ये फीलिंग मैनेजमेंट नहीं है कि हमारी फीलिंग्स आई तो हमने उन्हें कैसे मैनेज करना है, बल्कि हमें जो हमारी फीलिंग्स है हमें उन्हें उनके प्रति सजग रहकर उनको समझकर यदि हम उसके सोर्स तक जाएं कि ये भावना का उत्पन्न क्यों हो रही है मेरे अंदर, तो हम उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और उसको ट्रांसफॉर्म करना ही भावना योग का सक्सेस होना है कि लाइक आपने अपनी अंदर की भावनाओं को ट्रांसफॉर्म कर लिया, तो आपका भावना योग सक्सेसफुल हो गया। भावना योग की कार्य प्रणाली। अब ये प्रश्न उठता है कि ये भावना योग आखिर काम कैसे करता है, इसकी प्रक्रिया क्या है। यह एक क्रमिक सोपानबद्ध प्रक्रिया है जो मन की सतह से शुरू होकर आत्मा की अतल गहराइयों तक जाती है। आइए इसके चरणों को समझें। तो ये स्टार्ट तो मन से होता है, लेकिन ये सोल की लेयर बाय लेयर डीपन होता जाता है। तो हम इसके चरणों को समझते हैं। फर्स्ट है पहचान, अवेयरनेस। साधना का प्रथम चरण है सजगता, अपने मनोभावों के प्रति जागरूकता। सबसे पहले हमें शांति में से बैठकर अपने भीतर जागकर ये देख झांक कर ये देखना होता है कि हमारे मन मंदिर में कौन कौन सी भावनाएं अतिथि बनकर आ रही हैं। क्या वे सकारात्मक हैं जैसे प्रेम, करुणा, आनंद, या वे नकारात्मक है जैसे क्रोध, भय, ईर्ष्या, विषाद। कौन सी भावनाएं हैं जो बार बार लौट कर आती हैं, मानो हमारे चित्त पर उसने अपना स्थायी डेरा जमा लिया हो। यह निष्पक्ष अवलोकन बिना किसी लाग लपेट के, बिना स्वयं को सही या गलत ठहराए, ही अपना पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है जिसे हम देख नहीं पाते, जिसे हम पहचान नहीं पाते, उसे बदल भी नहीं सकते। जब तक रोग का निदान नहीं होगा उपचार कैसे संभव है। तो सबसे पहले हमें अपनी फीलिंग्स के प्रति अवेयरनेस लेके आनी है, सजगता लेके आनी है कि मेरे अंदर भावनाएं कौन कौन सी उठ रही हैं, पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव, और कौन कौन सी हैं जो बहुत रिपीटेटिवली आ रही हैं, कि मैं रिपीटेटिवली आनंद में हूँ कि मैं रिपीटेटिवली क्रोध में हूँ या मैं भय में हूँ। और इसका निष्पक्ष अवलोकन करना है। इसके लिए खुद को सही या गलत नहीं ठहराना है कि अरे अगर मेरे अंदर तो इतनी नेगेटिव भावनाएं उत्पन्न होती हैं तो मैं बुरा इंसान हूँ, या मैं तो खराब हूँ, या मैं तो पापी हूँ, और वट। तो अपने लिए इसको सही या गलत नहीं ठहराना है, और ना ही अगर आपके अंदर अच्छी भावनाएं आ रही हैं तो अपने अंदर अहंकार भी नहीं पैदा करना है कि अरे मेरे अच्छे अंदर तो बहुत ही अच्छी भावनाएं रहती है। तो खुद को ना सही ठहराना है ना गलत ठहराना है, बस सजगता से अवलोकन करना है, अवेयरनेस जगानी है कि हाँ मेरे अंदर फीलिंग्स आ कौन सी रही है। क्योंकि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जब तक हम किसी चीज को पहचानते नहीं है तब तक आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जब तक आपको कोई चीज आपके अवेयरनेस डोमेन में नहीं है तब तक वो ट्रांसफॉर्म हो नहीं सकती। हो सकती है बाय डिफॉल्ट, लाइक मैजिकली कभी कुछ हो जाए, लाइक आप कहीं किसी बहुत ही हाई एनर्जी या तीर्थ क्षेत्र या कुछ, मतलब जैसे कुछ चमत्कार हो जाते हैं जीवन में, कुछ अनुभव हो जाते हैं कि जिससे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन आप उसे नहीं कर सकते, वो मतलब कोई आउटर एनर्जी या कोई आउटर शक्ति, जैसे कि हम मंदिरों में जाते हैं तो कई बार हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ऐसे हो जाता है कि हमारी फीलिंग्स सडनली चेंज हो जाती है। अतिशय क्षेत्रों में कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो कोई आउटर एनर्जी लेयर हमें ट्रांसफॉर्म कर सकती है,
हमारी फीलिंग्स पे वो इम्पैक्ट ला सकती हैं कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। लेकिन हम खुद से इस पावर में नहीं आ सकते जब तक हम अपनी भावनाओं को पहचानते नहीं है, तब तक हम खुद से नहीं कर सकते। तो ये खुद से करने की एक टेक्निक है कि आप बाहर तो मतलब होना नहीं होना भाग्य के भरोसे है, मतलब कि आप कितना कनेक्ट कभी किसी से कर पाए, किस मंदिर में या किस ईश्वर से, तो वो हो जाए। लेकिन इससे आप खुद से ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे जैसे आप खुद से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे आपका डिवाइन कनेक्शन भी स्ट्रांग बनता जाएगा। सेकंड है एक्सेप्टेंस। जब हम अपनी किसी नकारात्मक भावना को, किसी कमजोरी को पहचानते हैं, तो हमारी स्वाभाविक प्रकृति होती है उससे पीछा छुड़ाने की, उसे दबाने की, या उसके लिए दूसरों को दोषी ठहराने की। हम उसे नकारना चाहते हैं। पर भावना योग हमें ये अनूठा मार्ग दिखाता है, वह है स्वीकृति का मार्ग। उस भावना को, चाहे वो कितनी भी अप्रिय क्यों ना हो, उसे स्वीकारो। उसे एक अतिथि की भांति देखो और साहस पूर्वक कहो, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे भीतर अभी क्रोध की अग्नि जल रही है। हाँ मैं देख पा रही हूँ कि ईर्ष्या का नाग फुकार रहा है। हाँ ये सत्य है कि मैं इस क्षण असंतुष्ट और शांत। तो स्वीकार करना या एक्सेप्टेंस में ये है कि हमारे हमारे हम जब अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को देखते हैं, तो उसको दबाना नहीं है या उससे भागना नहीं है, या उसके लिए किसी और को नहीं ठहराना है कि अरे इसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है, ये ऐसा करते हैं तो मुझे ऐसा फील होता है। ये सिर्फ स्वीकारना ये है कि हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, होना सही है या गलत है, उसमें नहीं जाना है। बट सिर्फ ये देखना है कि हाँ मुझे ये ऐसा फील हो रहा है, और मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि मुझे ऐसा फील हो रहा है। यह स्वीकृति कोई हार नहीं बल्कि परिवर्तन की दिशा में पहला कदम है। जैसे कि हम किसी भावना को स्वीकारते हैं, उसका आधा बल तो वहीं क्षीण हो जाता है। तो जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे ये फीलिंग हो रही है, तो वो फीलिंग अपने आप में वहीं कमजोर हो जाती है। तो वो भावना का जो प्रभाव है, जो उसकी शक्ति है, वो वहीं कम हो जाएगी जैसे ही आपने अपनी नेगेटिव फीलिंग को एक्सेप्ट कर लिया। स्वीकृति उस जमी हुई बर्फ की तरह है जो पिघलने लगती है, और भावना धीरे धीरे रूपांतरण के लिए तैयार होने लगती है। दमन करने से भावनाएं और शक्तिशाली होकर अवचेतन में चली जाती है, जबकि स्वीकार करने से वह चेतन मन के प्रकाश में आकर निर्मल होने का अवसर पाती है। तो अगर आपने सप्रेस किया अपनी फीलिंग्स को, तो सप्रेस करने से बेसिकली होता क्या है कि आपकी भावनाएं जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में रहेंगी तो सही, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आप उसके प्रति अवेयर नहीं है और ना ही आपने उसको स्वीकारा है। लेकिन अगर आपने उसको स्वीकार लिया तो वो आपके कॉन्शियस माइंड में रहेगी, और जब वो कोई चीज कॉन्शियस माइंड में होती है तभी हम उसको चेंज कर सकते हैं। सबकॉन्शियस को चेंज करने का एक ही रास्ता होता है कि सबकॉन्शियस से चीजें पहले कॉन्शियस में आए, और फिर वो कॉन्शियस से आपके पास में एक्सेस होता है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो स्वीकार करने से वो चेतन मन के प्रकाश में आकर निर्मल होने का अवसर पाती है। तो जब वो चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड में आ जाएंगी, तब उसके पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे आके ट्रांसफॉर्म आप हो सकती है वो भावना। जब तक वो आपके कॉन्शियसनेस में नहीं है वो भावना, तब तक उसके पास में ट्रांसफॉर्म होने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। थर्ड स्टेप है परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। पहचान और स्वीकृति के बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, परिवर्तन या रूपांतरण। अब भावना योग हमें वह दिव्य कला सिखाता है जिसके द्वारा इस पहचान और स्वीकार की गई भावना को शुद्ध और शांत किया जा सकता है। इसके लिए हमारे ऋषियों ने, ज्ञानी जनों ने अनेक साधन बताए हैं, जैसे प्रार्थना की शक्ति, अपने दोषों के लिए हृदय से किया गया प्रतिक्रमण या पश्चाताप, भविष्य में वैसे दोष ना करने का प्रत्याख्यान या संकल्प, और मन को समत्व में लाने वाली सामायिक ध्यान की एक विशेष प्रक्रिया। तो ट्रांसफॉर्मेशन के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं वो हमारे ऋषियों ने या ज्ञानी जनों ने जो हमें बताए हैं,
उसमें से जो प्रमुख है वो है प्रेयर या प्रतिक्रमण, जो कि पश्चाताप होता है, या भविष्य में ना करने का संकल्प विच इज प्रत्याख्यान, और मन को समत्व में लाने वाली सामायिक यानी ध्यान की एक विशेष प्रक्रिया। यहाँ भावना योग एक कुशल चिकित्सक की भूमिका निभाता है, जो मन के विकारों का उपचार करता है, क्रोध की विषैली अग्नि को क्षमा की शीतल जलधारा में बदल जाता है, द्वेष और घृणा के कांटों को मैत्री और सद्भावना के पुष्पों में रूपांतरित किया जाता है, अन अज्ञान जनित मोह और आसक्ति के बंधनों को विवेक और वैराग्य की ज्योति से काटा जाता है, और जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में अशांति और उद्विग्नता को समता और स्थिरता में प्रतिष्ठित किया जाता है। यह परिवर्तन किसी बाहरी बदलाव से नहीं, बल्कि भावना के अपने ही केंद्र से, साधक की अपनी ही ऊर्जा से सहज रूप से घटित होता है। जैसे कुछ कुछ एक कुशल माली खरपतवार हटाकर सुंदर पौधे उगाता है, वैसे ही साधक नकारात्मक भावनाओं को हटाकर सकारात्मक गुणों का संचन सिंचन करता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, या जो ये परिवर्तन है कि हम मोह से मोह को विवेक से काट रहे हैं, या अशांति से स्थिरता की तरफ जा रहे हैं, ये अपनी ही भावना से, अपनी ही साधक की अपनी ऊर्जा से घटित होता है, ये किसी बाहरी उससे नहीं घटित होता है। तो बाहरी जैसे एक्सटर्नल एनर्जी से ये चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ये साधक यानी कि प्रैक्टिस करने वाले की अपनी ही एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो ये अपने आप ये ट्रांसफॉर्मेशन भावना योग का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब भावना योग का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला स्टेप है वो इंसान की अपनी ऊर्जा से ही घटित होता है, ना कि बाहरी ऊर्जा से। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि हम बाहर से कुछ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस या एक्सटर्नल मदद नहीं ले रहे हैं, ये हम खुद की ही ऊर्जा से अपनी भावनाओं को रूपांतरित कर रहे हैं। तो जैसे ही भावना रूपांतरित हो गई, ऊर्जा रूपांतरित हो गई, या ऊर्जा रूपांतरित हो गई, भावना रूपांतरित हो गई, कैसे भी समझ लीजिए, क्योंकि भावना क्या है हमने पहले देखा था, एक ऊर्जा का सूक्ष्म रूप। फोर्थ स्टेप है संस्कार। जब हम निष्ठा पूर्वक नियमित रूप से भावना योग का अभ्यास करते हैं, तो यह केवल कुछ समय का मानसिक व्यायाम नहीं रह जाता। धीरे धीरे ये अभ्यास हमारे चित्त पर, हमारे अंतर मन पर नए शुभ और सकारात्मक भाव संस्कारों का निर्माण करता है। पुराने नकारात्मक संस्कार क्षीण होने लगते हैं, और उनके स्थान पर सात्विक संस्कार दृढ़ होने लगते हैं। तो जब हम कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते हैं, तो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते करते हम एक क्या है नया सिग्नेचर बना लेते हैं। तो बेसिकली हमारा माइंड या हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, वो ब्रेन पैटर्न्स पे काम करता है। ब्रेन में जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, या जो ब्रेन पैटर्न्स हैं, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा बिहेवियर क्या रहा है या हमारी भावनाएं कैसे रही हैं, वैसे करके पैटर्न डेवलप हो गया है। अब जैसे जैसे आप भावना योग का प्रैक्टिस करते करते नई भावनाओं को फील करेंगे, या नई भावनाओं की कमांड देंगे खुद को, तो एक नया पैटर्न डेवलप हो जाता है। तो ये हमारे चित्त पर, हमारे अंतर मन पर शुभ और सकारात्मक भावनाओं संस्कारों का निर्माण करता है। तो अब हमारे ब्रेन या लाइक हमारे चित्त पर जो है एक पॉजिटिव भाव संस्कारों का निर्माण होगा, तो एक नया पॉजिटिव ब्रेन पैटर्न बनेगा, जिससे कि हमारी भावनाएं पॉजिटिविटी में रहेगी ज्यादा से ज्यादा, या और आत्मा शुद्धता की ओर अग्रसर होगी। अब इसका प्रभाव यह होता है कि जब भविष्य में कोई वैसी ही नकारात्मक परिस्थिति या व्यक्ति हमारे समक्ष आता है, तो पहले की तरह हम भावनाओं के आवेग में बहकर टूटते नहीं, क्रोध या भय से भरते नहीं, बल्कि अधिक भावनात्मक रूप से स्थिर, शांत और विवेकपूर्ण रहते हैं। हमारी प्रतिक्रियाएं सहज ही सकारात्मक होने लगती है। तो जैसे जैसे आपके चित्त पर प्रभाव पड़ता है, या आप एक नया पैटर्न बना लेते हैं, तो पहले जैसी सर्कमस्टांसेस आए, या किसी कोई पहले जैसे लोगों के बिहेवियर से आप अस्थिर और अशांत नहीं होते, आप क्रोध या भय से नहीं बढ़ते, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया सहज और सकारात्मक रहती है। जैसे ये हर रोज डाली गई जल की छोटी छोटी बूंदें पत्थर पर निशान बना देती हैं, वैसे ही हर रोज की छोटी छोटी किंतु सतत साधनाएं हमारे व्यक्तित्व में, हमारे जीवन में बड़े और स्थायी परिवर्तन लाती है। तो जैसे जैसे कि वो कहते हैं ना कि
बूंद बूंद करने से पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, चाहे कितना भी स्ट्रांग पत्थर हो। तो ये है कि जैसे जैसे आप धीरे धीरे अपने भावना योग की अपने आप को डेली सतत प्रैक्टिस करी, आपके अंदर कितनी ही नकारात्मकता हो, कितनी ही अंधकार हो, वो पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यह संस्कारों का निर्माण ही भावना योग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो पॉजिटिव संस्कार बनाना और या पॉजिटिव ब्रेन पैटर्न बनाना, यही भावना योग का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। भावना योग का प्रभाव क्रमशः गहराता है। तो ये क्रमशः गहराता है मतलब लाइक ये सिक्वेंशियली बढ़ता जाता है। ये समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भावना योग कोई जादू की छड़ी नहीं है जो पलक झपकते ही सारे दूर कर दे। यह कोई ऐसी तात्कालिक दर्द निवारक गोली नहीं है जिससे समस्या तुरंत गायब हो जाए। यह तो धैर्य और सतत अभ्यास की साधना है। यह तो हमारे भीतर गहरे बैठी हुई पीड़ाओं, ग्रंथियों और नकारात्मक संस्कारों की जड़ों को धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से काटना है। तो ये सिक्वेंशियली धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन सतत अभ्यास की आवश्यकता है। आप ऐसा नहीं कि आज किया फिर 10 दिन नहीं किया, फिर 5 दिन किया, फिर 2 दिन नहीं किया। इसको डेली रेगुलरली आपको करना ही करना है। तो ये सतत अभ्यास जैसे आप करेंगे तो आपके अंदर चाहे कितनी ही गहरी बैठी हुई पीड़ा हो, कितनी ही नकारात्मक संस्कार हो, कितनी ही बड़ी बीमारियां हो, ये निश्चित रूप से काटता है। और हमने बहुत सारे टेस्टिमोनियल सुने भी हैं शंका समाधान में और प्रवचन में, कि किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी को बहुत पुरानी पुरानी बीमारियां थी वो ठीक हो गई, लोगों के बीपी, शुगर, ये सारी बीमारियां ठीक हो गई। तो ये सतत रूप से उसको काटता है, लेकिन सॉरी, ये निश्चित रूप से उसको काटता है, लेकिन उसके लिए सतत अभ्यास की साधना की आवश्यकता है। ये जादू की छड़ी नहीं है कि हाँ मैंने 10 दिन प्राणायाम कर लिया तो मेरी बीमारी ठीक हो गई। आपको उसको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। और ठीक होने के बाद भी आपको उसको प्रैक्टिस में रखना है, क्योंकि ये एक आपका एक तरीके का डेली लाइफ रूटीन जब बन जाएगा, एक आपकी जीवंत प्रक्रिया बन जाएगी, तो ये आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। तो वो सेकंड नेचर बनने में आप चीजों को ठीक भी कर लेंगे और वो ठीक चीजों को फिर मेंटेन भी करेंगे। संभव है पहले दिन के अभ्यास से आप बस थोड़ा सा शांत और हल्का अनुभव करें। कुछ हफ्तों के निरंतर अभ्यास से आपका मन पहले से अधिक प्रसन्न और हल्का लगने लगेगा। कुछ महीनों की साधना के उपरांत आप देखेंगे कि आपके रिश्तों में मधुरता आने लगी है, संवाद सुधरने लगे हैं। और फिर धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा जब आपके भीतर एक दिव्य अकथनीय स्थिरता और शांति का जन्म होगा। जब एक ऐसी शांति जिसे बाहरी परिस्थितियां आसानी से भंग नहीं कर पाएंगी। तो ये है कि सीक्वेंशियली आपको डेज में थोड़ा सा लाइट फील होगा या शांत फील होगा। आप वीक्स तक इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर प्रसन्नता जगने लगेगी। और फिर आप महीनों तक इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर मधुरता आने लगेगी और आपके अंदर की मधुरता आपके रिश्तों में प्रकट होगी। और फिर धीरे धीरे आप उसकी और कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहेंगे, इट माइट टेक ईयर और 2 इयर्स। तो आपको अपने अंदर एक अकथनीय स्थिरता और शांति का जन्म होगा, जिसे बाहर की सर्कमस्टांसेस आपको इफेक्ट नहीं करेंगी। कि बाहर कुछ हो रहा है या बाहर किसी ने मतलब कुछ भी कहा, कोई भी सर्कमस्टांसेस आई, तो उससे आपका मन अशांति में नहीं जाएगा, आप अपने अंदर की शांति को मेंटेन कर पाएंगे। यह साधना धीमी है क्योंकि गहरे परिवर्तन समय लेते हैं। गहरी है क्योंकि यह सतह पर नहीं मूल पर काम करती है। और इसीलिए स्थायी है क्योंकि ये बाहरी उपचार नहीं, आंतरिक रूपांतरण है। तो ये धीरे धीरे काम करती है क्योंकि डीप में जाके हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और अगर डीप में उतरना है तो उसमें उतरने के लिए टाइम लगता है, अपनी आत्मा में या अपनी भावनाओं की डेप्थ में जाने के लिए। और जब हम डेप्थ में जा रहे हैं तो हम रूट पे काम कर रहे हैं, हम सरफेस लेवल पे काम नहीं कर रहे। तो अगर रूट पे काम करके हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया तो वो स्टेबल है, वो परमानेंट है। ये चेंज मतलब ऐसा नहीं है कि आपने, अगर ये चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आपके अंदर तो ये कहीं चला जाएगा, नहीं, ये हो गया है तो इट्स डन। जैसे एक बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही भावना युग का अभ्यास साधक के जीवन को रूपांतरित करता है। भावना योग अंतर से बहिर्मुख तक।
जब हम निष्ठा से भावना योग की साधना अपने अंतर जगत में करते हैं तो उसके प्रभाव केवल हमारे मन या आत्मा तक ही सीमित नहीं रहते। जैसे पुष्प की सुगंध चारों ओर फैलती है, वैसे ही आंतरिक शुद्धि और शांति का प्रभाव हमारे व्यवहार, हमारे रिश्तों और हमारे समस्त कर्मों में भी स्पष्ट रूप से झलकने लगता है। हमारी वाणी में अकारण कठोरता के स्थान पर मधुरता और संयम आ जाता है। हमारी दृष्टि में दूसरों के प्रति दोष देने की बजाय विवेक और सहानुभूति का भाव जागृत होता है। और हमारे कर्मों में स्वार्थ और आवेग की जगह करुणा, संतुलन और अनासक्ति का समावेश होने लगता है। अब हम जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि सजगता और समत्व के साथ विवेकपूर्ण प्रत्युत्तर देते हैं। यही साधक की पहचान है। तो साधक की पहचान क्या है कि जो रिएक्ट ना करे बट रेस्पॉन्स करे, और रेस्पॉन्स करे अपने विवेक के साथ में, अपनी अवेयरनेस के साथ में। तो जब आप भावना योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपका अंतर मन और अंततः जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो उसका इफेक्ट आपको बाहर भी दिखाई देगा। उसमें आपको अपना बाहर अपना इफेक्ट दिखाई देगा, अपने नेचर के रूप में, अपने बिहेवियर के रूप में, आपके रिलेशनशिप्स के रूप में, आपके लोगों के साथ के संवाद के रूप में। वो आपको दिखाई देगा कि उसका भावना योग का क्या प्रभाव पड़ रहा है। सारांश। तो संक्षेप में भावना योग इस प्रकार एक मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में काम करता है। फर्स्ट, पहचान, अवेयरनेस, अपने भीतर उठने वाली प्रत्येक भावना के प्रति पूर्ण जगत सजगता, यह जानना कि कौन सी भावना बार बार मेरे मनांगन में दस्तक दे रही है। सेकंड, एक्सेप्टेंस, स्वीकार, उन भावनाओं से, विशेषकर नकारात्मक भावनाओं से युद्ध करने की बजाय या उसे दबाने की बजाय उन्हें साक्षी भाव से देखना, समझना और अस्तित्व को स्वीकार करना। तीसरा, परिवर्तन, प्रार्थना, ध्यान, प्रतिक्रमण जैसी शोधनकारी तकनीकों के माध्यम से उन नकारात्मक भावनाओं को शुद्ध, सात्विक और सकारात्मक स्वरूप में प्रदान उनको सकारात्मक स्वरूप प्रदान करने की सतत साधना। चौथा है संस्कार, इस निरंतर अभ्यास के द्वारा चित्त पर शुभ संस्कारों को अंकित करना, ताकि भावनाओं में एक सजग, सहज, स्थायी और सकारात्मकता आ जाए। ये कोई बाहरी दिखावा या प्रदर्शन नहीं, ये तो अंतःकरण की नितांत मौन और पवित्र यात्रा है। और जहां अंतःकरण निर्मल और शांत हो, वहां आत्मा का सहज प्रकाश, परमात्मा का दिव्य अनुद्वान स्वयं ही प्रकट होने लगता है। तो चार स्टेप्स क्या हैं? अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन और संस्कार। पहचानना, स्वीकार करना, परिवर्तन करना और संस्कार देना। आज के लिए इतना ही। अब हम प्रैक्टिस सेशन में इन चारों स्टेप्स को डिटेल में करेंगे और कैसे हमें डेली इसको अपनी प्रैक्टिस में बनाए रखना है वो समझेंगे। थैंक यू। सभी को जय जिनेन्द्र।